मांगा की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है कुसुनोगी। और वो अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि उसके मैनेजर का होता है। और उसके मैनेजर ने उसके मैसेज पर लिखा होता है कि अब तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। और ये मैसेज पढ़कर कुसुनोगी काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और अपने रूम में लेट जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी की फाइनेंशियल कंडीशनल काफ़ी ही ख़राब है, ना उसके पास खाने को खाना है ना ही पैसे हैं। फिर वो अपनी बुक्स कलेक्शन और सीडी कलेक्शन को देखता है और सोचता है कि मुझे इन्हें सेल आउट कर देना चाहिए ताकि मुझे कुछ पैसे मिले और मैं खाना खरीद पाऊँ। फिर वो अपनी बुक्स और सीडी को लेकर चल पड़ता है बुक स्टोर पर। फिर वो शॉप पे पहुंचता है और ओनर से बात करता है बुक सेल करने के बारे। और ओनर पूछता है कि आखिरकार तुम ये बुक्स क्यों बेचना चाहते हो। फिर हमारा एमसी उसे बताता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। और ये सुनकर वो ओनर बुक्स खरीदने को मान जाता है और वो शॉप ओनर हमारे एमसी को एक एड्रेस लिख कर देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे, बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम्हें पैसों की सख्त से सख्त जरूरत है, तुम इस एड्रेस पे चले जाओ और ये लोग तुम्हारी लाइफ स्पैन, हेल्थ, रिलेशनशिप और ऐसी चीज़ों को बाय कर कर तुम्हें पैसे देंगे। बट हमारा एमसी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वो एक सीडी शॉप पर जाता है अपनी सीडी कलेक्शन को बेचने के लिए और उसका भी ओनर हमारे एमसी को वही एड्रेस देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद मुझे एक बार इस एड्रेस पर जाकर देखना चाहिए। फिर वो एक बिल्डिंग पे पहुंचता है और बिल्डिंग में एक जगह पर जाकर वो एक लड़की से मिलता है जिसका की नाम मियागी होता है। वो अपने एमसी से उसका नाम, उसकी एज और उसकी हेल्थ पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ पर 3 घंटा वेट करो, बिकॉज 3 घंटे बाद हम तुम्हारी लाइफ की एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें बताएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एलिमेंट्री स्कूल के फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर उसके टीचर ने उनकी पूरी क्लास से पूछा होता है कि तुम्हारी लाइफ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तभी वहाँ से एक लड़की उठकर कहती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ में 100 मिलियन से लेकर 300 मिलियन येन कमाता है और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की वैल्यू कम से कम 300 मिलियन येन होनी चाहिए। और कोई कुछ बताता है और कोई कुछ। उनमें से एक बच्चा कहता है कि शायद हमारी लाइफ की वैल्यू कोई भी नहीं लगा सकता। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन मेन कैरेक्टर पर जाता है। हमारा हमसे सोच रहा होता है कि कम से कम मेरी लाइफ की वैल्यू 300 मिलियन येन तो होगी। फिर 3 घंटे बीत जाते हैं और वो लड़की आकर हमारे एमसी को 3 लाख येन का चेक देती है। और ये सोचकर हमारा एमसी सोचता है कि उसकी 1 साल की कीमत है 3 लाख येन और वो कम से कम 80 साल जिएगा। इसका मतलब वो 24 मिलियन येन कमाएगा। बट वो लड़की हमारे एमसी को कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम आगे बस 30 साल जियोगे और तुम्हारे 30 साल की कीमत है 3 लाख रुपए। और ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है बिकॉज उसकी 1 साल की कीमत हुई 10,000 येन। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने आखिरकार मेरी लाइफ की वैल्यू कैसे लगाई। फिर वो लड़की बताती कि हम लाइफ की वैल्यू ह्यूमन की लाइफ की कंडीशन देखकर लगाते हैं, जैसे कि वो ह्यूमन कितना खुश है, उसने सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाला है और वो अपनी जिंदगी में कितना जिएगा और उसके जिंदगी में उसने कितने गोल पूरे करे हैं। और ये बातें सुनकर हमारे एमसी को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ की वैल्यू इतनी कम क्यों है, बिकॉज उसकी लाइफ बिल्कुल ही खराब चल रही है। अब वो अपने 3 महीने छोड़कर बाकी सारा लाइफ स्पैन बेच देता है और घर आ जाता है। और घर आकर उसे मियागी मिलती है जिसने कि उसको लाइफ के बदले पैसे दिए थे। फिर उसे पूछता है कि तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो। फिर मियागी उसे बताती कि मैं तुम्हारी ऑब्जर्वर बनकर आई हूँ। वो कहता है क्या। फिर मियागी उसे बताती है जब भी हम किसी ह्यूमन को पैसे देते हैं तो उस ह्यूमन को पता लग जाता है कि वो कब मरने वाला है और इसी कंडीशन में वो कहीं क्राइम कर देते हैं और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम कोई क्राइम ना कर पाओ। अगर तुमने क्राइम करने की कोशिश करी मैं तुम्हारी लाइफ वहीं खत्म कर दूंगी। और ये सुनकर हमारा एमसी मान जाता है। अब मियागी उसके साथ रहती है हर जगह हर वक्त। फिर मियागी उसे बताती कि मैं पूरे 3 महीने तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जब तुम्हारी लाइफ के आखिरी 3 दिन बचेंगे तुम अकेले होगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी। फिर हमारा एमसी एक टू डू लिस्ट बनाता है जिसमें कि वो लिखता है कि वो मरने से पहले क्या क्या करना चाहता है। पहला वो लिखता है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, दूसरा वो लिखता है कि वो कोई काम नहीं करेगा, तीसरा वो लिखता है कि वो टेस्टी खाना खाएगा, चौथा वो लिखता है कि वो हर एक ब्यूटीफुल चीज को देखेगा, पांचवा वो लिखता है कि अपने कॉलेज फ्रेंड नारुसे से मिलेगा, फाइनल वो लिखता है कि वो हिमिनो से मिलकर अपनी फीलिंग उसे बताएगा। बिकॉज हमारे एमसी ने हिमिनो से वादा किया है कि वो 10 साल बाद आकर उससे शादी करेगा। फिर वो अपने किसी दोस्त को फोन मिलाता है बिकॉज वो मरने से पहले किसी से इंटरेक्ट करना चाहता है।
वो एक वकाने नाम की लड़की को फ़ोन लगाता है, बट वो लड़की उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। फिर उसे वो मैसेज करता है। हमारा एमसी मैसेज में लिखता है कि अगर तुम कल फ्री हो क्या तुम मेरे साथ घूमना चलना चाहोगी, और मैसेज सेंड करने लगता है बट उसका मैसेज सेंड ही नहीं होता। फिर वो उदास हो जाता है और हार मान लेता है। फिर वो मियागी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो लाइफ स्पैन हमारे एमसी ने मियागी को बेचा है, अगर वो लाइफ स्पैन नहीं बेचता तो वो उस वक्त क्या करता। तो मियागी बताती है, पहले 10 साल तुम अकेलेपन में बिताते थे और अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम बाइक राइडिंग को पैशन बना लेते, बट एक दिन तुम्हारा उसी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता और तुम अपने चलने की एबिलिटी खो देते और तुम आखिरी में जाकर सुसाइड करने का सोचते। और ये सब सुनकर हमारा एमसी सोचता है कि उसने अच्छा ही किया अपना लाइफ स्पैन सेल कर। फिर एमसी कहता है कि उसे 3 दिन छोड़कर सारा लाइफ स्पैन बेच देना चाहिए था। फिर मियागी उसे बताती है कि वो अब भी 2 बार अपना लाइफ स्पैन बेच सकता है, बट वो ऐसा नहीं करता बिकॉज अब भी उसे कहीं उम्मीद थी कि इन लास्ट 3 मंथ में कुछ ऐसा होगा कि वो मरने से पहले खुशी को फील कर पाएगा। फिर वो अगले दिन अपनी लिस्ट के अनुसार अपने दोस्त से मिलता है और वो दोनों मिलकर काफी बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, बट उसका दोस्त उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाने लगता है और ये बात हमारे एमसी को अच्छी नहीं लगती बिकॉज मान कि उसने ड्राइंग करना छोड़ दिया है, बट कोई भी उसकी ड्राइंग का मजाक उड़ाए उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से गुस्सा होकर अपने घर को चला जाता है। और फिर वो एक लेटर लिखने को सोचता है। तभी उसे याद आता है कि एक बार स्कूल में उसके टीचर ने उसे कहा था कि एक लेटर लिखने को, और उस लेटर में उन्होंने अपने ड्रीम्स और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था और वो लेटर उन्होंने स्कूल के पार्क में एक जगह पर दफना दिया था ताकि वो 10 साल बाद आकर उस लेटर को दोबारा से पढ़ पाए। फिर वो सोचता है कि उसे वो लेटर ढूंढना चाहिए बिकॉज वो देखना चाहता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमिनो ने किसका नाम लिखा था। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था बिकॉज वो चाहता था कोई उसे मिले जिसे वो प्यार करे और अपने अकेलेपन को दूर करे। फिर हमारा एमसी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लेटर को दफनाया था। फिर वो हिमिनो का लेटर ढूंढने लगता है बट उसे हिमिनो का लेटर नहीं मिलता। फिर वो सैड हो जाता है और मियागी से पूछता है कि आखिर तुमने ये जॉब क्यों चुनी। फिर मियागी एमसी को बताती है कि ये जॉब उसने अपनी मर्जी से नहीं चुनी। जब वो 6 साल की थी उसकी मोम भी यही जॉब करती थी, बट एक दिन उसकी मोम उसे छोड़कर चली गई और 4 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर एक दिन यही कंपनी के लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मोम के ऊपर उनकी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये कर्जा कैसे चुकाओगी, अपनी हेल्थ को सेल कर, अपना लाइफ स्पैन बेच कर, क्या अपना टाइम बेच कर। और वो बता दी कि मैंने उस वक्त टाइम को चुना और वो बता दी कि मुझे ये जॉब 30 साल तक करनी है और उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। फिर हमारा एमसी मियागी से पूछता है कि क्या तुम मुझे हिमिनो के बारे में बता सकती हो, और इस बात पर मियागी एग्री कर जाती है और उसे बताती है कि इन 10 साल में हिमिनो ने काफ़ी कुछ झेला है और ऐसा कुछ झेला कि उसे 17 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देना पड़ा और उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, बट कुछ समय बाद उसका डिवोर्स हो गया और वो 2 साल में मरने वाली है। फिर ये सब सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। फिर वो अपना 10 साल पुराना वाला लेटर देखता है। उस लेटर में उसने लिखा था कि अगर मैं 10 साल बाद भी ऐसा ही रहूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार हिमिनो से मिलूं। फिर वो सोचता है कि अब वो हिमिनो से जरूर मिलेगा। फिर वो स्कूल से एक मैप लेता है, हिमिनो के घर का एड्रेस लेता है और उसके घर की तरफ चला जाता है। फिर वो तैयार हो जाता है हिमिनो के घर जाने के लिए। फिर वो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और वो हिमिनो को आवाज़ देता है और वेट करता है कि कोई बाहर आएगा, बट कोई भी उसकी आवाज़ पर बाहर ही नहीं आता। फिर वो और थोड़ा वेट करता है बट फिर भी कोई नहीं आता। फिर वो मियागी के साथ उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने और हिमिनो ने प्रॉमिस किया था कि वो 10 साल बाद एक दूसरे से शादी कर लेंगे। फिर वहाँ वो बैठे बैठे हिमिनो के बारे में सोचने लगता है कि वो क्या कर रही होगी, क्या वो ठीक भी होगी। तभी वहाँ हिमिनो आ जाती है। फिर वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं बिकॉज वो 10 साल बाद जो मिल रहे हैं। फिर एमसी उसे कल दोबारा मिलने के लिए पूछता है और इस बात पर हिमिनो एग्री कर जाती है। फिर हमारा एमसी और मियागी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हमारा एमसी मियागी से पूछता है कि क्या वो कल के लिए मुझे तैयार कर देगी बिकॉज वो 10 साल बाद हिमिनो से मिल रहा है और वो चाहता है कि वो हिमिनो के आगे बिल्कुल ही अच्छा दिखे। और इस बात पर मियागी एग्री कर जाती है।
सबसे पहले वो हमारे एमसी को एक न्यू आउटफिट बाय करके देती है और उसे सैलून में ले जाती है उसका हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ पर हमारा एमसी मियागी के साथ प्रैक्टिस करता है कि वो कल हिमेनो से कैसे बात करेगा। जैसा कि तुम सबको पता है कि मियागी को हमारे एमसी के अलावा और कोई नहीं देख सकता और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं बिकॉज वो देख रहे थे कि हमारा एमसी अकेले ही बात कर रहा है। बट हमारे एमसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वो मियागी के साथ काफी इंजॉय करता है और मियागी भी इस पल को काफी इंजॉय करती है। फिर हमारा एमसी हिमेनो के पास जाता है उसे मिलने के लिए। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जो इन 10 सालों में उनके साथ हुई। वहाँ पर हमारा एमसी हिमेनो को बताता है कि वो कैसे इन 10 सालों में कितना अकेला हो गया था और वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने अकेलेपन के चलते अपने लाइफ स्पैन को बेचा और कैसे उसके साथ एक लड़की है बट हिमेनो उसे नहीं देख सकती। फिर हिमेनो भी उसे बताती है कि इन 10 सालों में उसने क्या क्या झेला। वो उसे सब कुछ बताती है बट अपने बच्चे को छोड़कर। और वो कहती है कि इन 10 सालों में सभी बदल गए बट वो नहीं बदली। बट हमारा एमसी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी नहीं बदला, मेरी तरफ भी तो देखो। फिर वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो और हमारा एमसी उसे बताता है कि मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया। और हिमेनो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, मुझे तुम्हारी ड्राइंग काफी पसंद थी। फिर हिमेनो हमारे एमसी को कहती है कि बाकी की बातें हम डिनर के बाद करेंगे और वो वॉशरूम में चली जाती है। और हमारा एमसी उसका काफी वेट करता है बट वो वापस ही नहीं आती। तो वहाँ एक वेटर आता है एक लेटर के साथ जो कि हिमेनो ने लिखा होता है और वो लेटर सीधा कर हमारे एमसी को दे देता है। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे डियर चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही सुसाइड कर लूं। मैं सुसाइड इसलिए करना चाहती थी बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। बिकॉज इन 10 सालों में तुम मुझसे कभी मिलने ही नहीं आए। अब जब तुम खुद अकेले पड़ गए हो तब तुम्हें मेरी याद आई और तुम मुझसे मिलने आ गए। तुम बहुत ही सेल्फिश हो। अब जब तुम मुझे अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हो तो मैंने सोचा अब मैं तुम्हें तुम्हारे हालात पर छोड़कर चली जाऊंगी और यही मेरा रिवेंज होगा। अब मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। हिमेनो हमारे एमसी से इसलिए नाराज है बिकॉज इन 10 सालों में जब हिमेनो को उसकी नीड थी तब एमसी उसे मिलने एक बार भी नहीं आया। अब जो हमारे एमसी को हिमेनो की नीड है और वो उसे ढूंढता ढूंढता उसके शहर आ गया, इसलिए वो एमसी से नफरत करती है बिकॉज हमारा एमसी काफी सेल्फिश है। अब जब हमारे एमसी को पता लग गया है कि हिमेनो से नफरत करती है और वो बिल्कुल ही सैड हो जाता है और वो अपने सारे पैसे पानी में फेंक देता है जो कि उसने अपनी लाइफ को बेचकर कमाए थे और वो अपने घर आ जाता है। फिर वो कई दिन अपने घर से बाहर ही नहीं जाता बिकॉज जो जो चीज़ें उसने अपने लिस्ट में लिखी थी वो सब चीज़ें कर चुका है। बट कई दिनों बाद वो अपना मूड ठीक करता है। फिर वो एक फैसला लेता है कि वो अपने बचा हुआ लाइफ स्पैन मियागी के साथ स्पेंड करेगा। फिर वो दोनों बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कई जगह पर भी घूमते हैं और वो दोनों इस पल को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियागी के दिल में भी हमारे एमसी को लेकर फीलिंग्स पैदा होने शुरू हो गई हैं। तभी हमें एक बात पता चलती है कि हमारे एमसी की लाइफ की वैल्यू 3 लाख येन नहीं थी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 30 येन। वो तो मियागी ने हमारे एमसी की शक्ल देखकर उस पर तरस खाकर उसे ज़्यादा पैसे दे दिए थे। और ये बात पता चलते ही हमारा एमसी मियागी को गले लगा लेता है। अब वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं और अभी भी हमारे एमसी के पास 2 महीने का वक्त होता है। तभी हमारा एमसी मियागी को पूछता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी खुश हूँ, क्या अब मेरी लाइफ की वैल्यू बढ़ गई है? तभी मियागी उसे बताती कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी लाइफ की वैल्यू बस ज़रा से ही इंक्रीज हुई होगी बिकॉज अब तुम खुश हो, ना कि तुम्हारी वजह से कोई खुश है, ना ही अभी तक तुमने सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट डाला है। तभी मियागी इस बात को रियलाइज कर लेती है कि हमारा एमसी क्या करना चाहता है। वो अपना बचा हुआ लाइफ स्पैन बेचकर मियागी का कर्जा उतारना चाहता है और मियागी उसे ये सब करने से मना कर देती है और हमारा एमसी इस बात को मान लेता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी सबके सामने मियागी से बात करना शुरू कर देता है। पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बिकॉज मैंने तुम्हें बताया ही था कि मियागी को हमारे एमसी के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। बट कुछ समय बाद वही लोग हमारे एमसी के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से हमारे एमसी के कई दोस्त भी बनते हैं और इसी वजह से मियागी भी खुश होती है और लोग भी उससे खुश होते हैं। अब हमारे एमसी के पास बस 1 महीना ही रह गया है। फिर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपना लाइफ स्पैन बेचा था। फिर वो अपना लाइफ स्पैन बेचकर
मैगी का कर्जा चुका देता है। बट हमारा एमसी उसका पूरा कर्जा चुका नहीं पाता। वो बस इतना ही कर्जा चुका पाता है कि मैगी को बस अब और 3 साल ही काम करना पड़ेगा। अब बस उसके पास 3 दिन ही रह चुके हैं और मैगी भी चली गई है। फिर वो उसी पार्क में आता है जहाँ पर वो और मैगी घूमते थे। फिर वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब की बार वो सच में अकेला है। पहले तो उसके साथ मैगी थी बट अब की बार उसके साथ कोई नहीं है और वो सोचता है कि क्या ये सब एक मेरा ड्रीम था। तभी उसके पास एक कपल आता है और पूछता है क्या मैगी ठीक है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अब मैगी मेरे साथ नहीं है और तुम ये नाटक करना बंद कर सकते हो और वो रोना शुरू कर देता है। अब जो लोग हमारे एमसी को जानते थे वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे एमसी को चुप कराना शुरू कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार मैगी ऐसा कैसे कर सकती है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मैगी ऐसी लड़की होगी। और ये सब देखकर हमारा एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है बिकॉज ये सब ऐसे कह रहे हैं कि मैगी सच में एग्जिस्ट करती थी। तभी हमारे एमसी को कोई पीछे से आवाज़ देता है और जब वो देखता है तो वो मैगी ही होती है और मैगी आकर एमसी को गले लगा लेती है। और अब की बार सभी लोग मैगी को देख पा रहे थे और वो लोग कहने लगते हैं कि तुम सही कह रहे थे, मैगी सच में एग्जिस्ट करती है और तुम कोई नाटक नहीं कर रहे थे। और ये सब देखकर हमारा एमसी डबल शॉक हो जाता है बिकॉज वो सब मियागी को कैसे देख पा रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि जब मियागी को ये बात पता चली कि हमारे एमसी ने अपना लाइफ स्पैन बेचकर उसका कर्जा कम किया है और उसने भी अपने लाइफ स्पैन बेचकर अपना कर्जा पूरा कर दिया, बट उसने भी अपने आखिरी 3 दिन सेव कर लिए थे। और वो ये सब बात बताकर हमारे एमसी से माफ़ी मांगती है बिकॉज उसने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। बट हमारा एमसी मियागी को गले लगाकर रोने लगता है। अब उन दोनों के पास उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 3 दिन थे और इसी के साथ ये मांगा ख़त्म होती है।